योगेश तलवार ने एक छोटी सी गैदरिंग रखी थी अपने बेटे के 12th क्लास के रिजल्ट की खुशी में। उनके बेटे रोनित ने 93% स्कोर किए थे और क्लास में 3rd आया था। सारे रिलेटिव्स रोनित को रेकमेंडेशन दे रहे थे कि वो अपने फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है, लेकिन मिस्टर तलवार किनारे में बैठकर थोड़ा अनईजी हो रहे थे और उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब सारे गेस्ट चले गए तो मिस्टर तलवार ने किनारे कुर्सी लगाई और अकेले बैठ के अपने करियर के बारे में सोचने लगे। उन्होंने खुद एक अच्छे कॉलेज REC तेलंगाना वारंगल से इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद गुड़गांव के एक अच्छे कॉलेज से MBA की थी और MBA करते ही 1990 में उनकी अच्छी जॉब भी लगी थी और वो भी बस दुनिया जीतने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने एक एजुकेटेड स्मार्ट लड़की कुसुम से शादी करी। कुसुम नोएडा के प्राइवेट कॉलेज में एक टीचर थी। मिस्टर और मिसेस तलवार के 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। बेटी आकांक्षा ने बैंगलोर की कॉलेज से बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी थी, जबकि बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। मिस्टर तलवार कॉर्पोरेट में 25 साल काम करने के बावजूद खुद को एक अंडर अचीवर मान रहे थे। पहले उन्होंने सोचा था कि 40 साल में वो रिटायरमेंट ले लेंगे, फिर 45 में सोचा और खुद को फाइनेंशियली इनसिक्योर मान रहे थे। मिस्टर तलवार सोच रहे थे कि लाइफ में उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए हैं। डिसीजन जैसे कि बच्चे होने से पहले वो एक जेनरस आदमी थे। दोस्तों को अगर कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती तो वो हिचकिचाते नहीं, बस दे देते। लेकिन जैसे ही उनकी बेटी आकांक्षा पैदा हुई तो पैसों को लेके वो सीरियस हो गए और उन्होंने फिक्स डिपॉजिट यानी FD में पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब कभी उनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते तो वो अपनी वाइफ कुसुम के लिए गोल्ड ले लेते, क्योंकि गोल्ड इंडिया में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी मानी जाती है। 1999 में मिस्टर तलवार ने नोएडा में अपना फर्स्ट फ्लैट लिया। मिस्टर तलवार के पेरेंट्स इस पर बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उनके बेटे ने 32 की उम्र में घर ले लिया था और जबकि उन्होंने खुद 50 में लिया था। लेकिन घर तो लोन पे लिया गया था जिस पर मिस्टर तलवार को हर महीने काफी कंजूसी करनी पड़ती थी। घर के लिए उन्हें अपनी FD भी तोड़नी पड़ी थी, जिसकी वजह से उनकी सारी सेविंग्स अब उस घर में ही चली जाती थी, यानी रियल एस्टेट में। बीच में बैंक के इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, मिस्टर तलवार की थोड़ी सैलरी बढ़ी और उन्होंने अपने दोस्त के कहने पर कुछ स्टॉक्स खरीद लिए। स्टॉक्स के प्राइस काफी बढ़ गए थे और रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ने से उनके घर की वैल्यू भी ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। मिस्टर तलवार थोड़े और कॉन्फिडेंट हुए और उन्होंने नोएडा में हाई राइज कॉम्प्लेक्स एम्पायर अपार्टमेंट्स में एक और फ्लैट बुक करवा लिया, जिसकी अभी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई थी। लेकिन फिर आया 2008 का स्टॉक मार्केट क्रैश, जिसमें मिस्टर तलवार का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया। उन्हें यकीन हो गया था कि स्टॉक मार्केट में तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, रियल एस्टेट ही बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में तो रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ते ही बढ़ते हैं। लेकिन 2013 से 2017 तक घरों की डिमांड भी बहुत कम हुई। बहुत से रियल एस्टेट डेवलपर्स लोन में डिफॉल्ट करने लग गए क्योंकि कोई कस्टमर मिल ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से जो नया घर मिस्टर तलवार को 3 साल में तैयार होके मिलना था, अब 6 सालों के बाद भी उन्हें वो तैयार होके नहीं मिल रहा था और अगले सालों में भी उसके तैयार होने के चांसेस नहीं थे। मिस्टर तलवार अपने ख्यालों से बाहर आए और टीवी को ऑन कर दिया। वो अब 50 के हो चुके थे और उनके पास 10 और साल बचे थे वर्किंग लाइफ के। सौरभ मुखर्जी अपनी बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में बताते हैं कि हम में से मैक्सिमम लोगों की स्टोरी भी मिस्टर तलवार जैसी होती है, जो एजुकेटेड तो हैं लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम है। मिस्टर तलवार अपने फ्यूचर को लेके चिंता में थे क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की एजुकेशन, उनकी मैरिज और खुद की रिटायरमेंट की लाइफ को प्लान करना था। सैटरडे आफ्टरनून को मिस्टर तलवार एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठे और 3 घंटे तक मिस्टर तलवार के गोल्स और एम्बिशंस के बारे में बात चली। जब मिस्टर तलवार की सारी इन्वेस्टमेंट्स जोड़ी गई, जैसे कि घर, गोल्ड, स्टॉक, कैश एक्सेट्रा, और उस पर रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया गया, तो 1990 से लेके अब तक का रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ 4% निकला, एक FD के ROI से भी कम। मिस्टर तलवार ने एडवाइजर के साथ बैठ के अपने फ्यूचर गोल्स और रिटायरमेंट प्लान किया तो पता चला कि उन्हें 16% का रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होगा। सौरभ मुखर्जी, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं मार्शलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में, वो कहते हैं कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का मतलब है कि इंडिया की टॉप बेस्ट कंपनीज के स्टॉक्स लो और उन्हें लंबे समय तक बिल्कुल मत छेड़ो, और उनके मुताबिक ये स्टॉक्स आपको काफी अच्छा रिटर्न देने के कैपेबल हैं, जिसके लिए सौरभ मुखर्जी ने एक मेथड बनाया जिन्हें वो कहते हैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो। अब ऑब्वियसली सवाल ये आता है कि अच्छी कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। इसके लिए सौरभ ने अपनी बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में एक क्राइटेरिया बताया है। उन्होंने पहले तो ये देखा कि इंडिया में टोटल पब्लिक लिस्टेड कंपनीज कितनी हैं, यानी ऐसी कंपनीज जिनके शेयर्स हम खरीद सकते हैं, तो ये करीबन 5000 के करीब निकली। उसके बाद उसमें से उन्होंने वो कंपनीज फिल्टर की
जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम 100 करोड़ है। क्योंकि सौरभ के मुताबिक इनसे छोटी इस कंपनी के डेटा पर हम ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, तो करीबन 1500 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज ऐसी हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से ज्यादा है। उसके बाद उन्होंने इन 1500 कंपनीज में एक और फिल्टर लगाया कि इन 1500 कंपनीज में से ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिसकी पिछले 10 साल से लगातार सेल्स हर साल कम से कम 10% से ग्रो हो रही है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टैक्स से पहले कम से कम 15% है। क्योंकि हमें ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनीज चाहिए जिसने पिछले 10 सालों में ये कंसिस्टेंट रिजल्ट दिखाया, इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि नेक्स्ट 5 से 10 सालों में ये ऑन एन एवरेज ऐसा ही परफॉर्म करेगी। जब 2017 तक के डेटा में उन्होंने फिल्टर लगाया तो पता चला कि सिर्फ 12 कंपनीज ऐसी थी जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती थी और सौरभ ने इसी पोर्टफोलियो को मिस्टर तलवार को रेकमेंड किया और लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए कहा। ये तो सौरभ का रेकमेंडेड पोर्टफोलियो है। इसी तरह के पोर्टफोलियो के ऑप्शन हमें स्मॉल केस में भी मिल जाते हैं, जो कि इस वीडियो में हमारे पार्टनर हैं। तो बेसिकली स्मॉल केस एक रेडीमेड बास्केट है स्टॉक्स या ETF का, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की तरह, जो कि किसी थीम, स्ट्रैटेजी या फिर किसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड है। हमें इसमें रेडीमेड पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं जिन्हें सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मॉल केस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए है जिसका नाम है टॉप 100 स्टॉक स्मॉल केस, जिसमें इंडिया की टॉप 100 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज दी गई है। स्मॉल केस में हम सिप भी स्टार्ट कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा है। और बेस्ट पार्ट यह है कि हम इसमें खुद का स्टॉक या ETF पोर्टफोलियो भी तैयार कर सकते हैं, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की तरह, अपना ब्रोकरेज अकाउंट यूज करके। अगर हम एकदम नए इन्वेस्टर हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं पता और हम ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो स्मॉल केस हमें एक लो रिस्क रिसेशन फ्री पोर्टफोलियो भी प्रोवाइड करता है। इसका नाम है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस। AWI हमें एक स्टेबल रिटर्न तो देता ही है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट को मार्केट वोलेटिलिटी से बचाता भी है, और ये होता है एसेट डाइवर्सिफिकेशन के कारण। अगर आप AWI में इंटरेस्टेड हैं तो इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप पोर्टफोलियो के इन बास्केट्स को देखना चाहते हैं तो स्मॉल केस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की, और आपको अपनी रिसर्च जो है वो खुद करनी है और उसी के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेने हैं। इस वीडियो को हम समराइज कर देते हैं। इस वीडियो में हमने सौरभ मुखर्जी की बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की समरी देखी, जिसमें हमने देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस इन्वेस्टमेंट को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। या तो उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ही गलत होती है, जैसे कि ज्यादा रिटर्न्स के लिए हमें ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अच्छे इन्वेस्टर्स जैसे कि बेन ग्राहम, वॉरेन बफेट एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को माने, तो वो सभी फिलॉसफी सेम है कि हाई क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करो और बहुत लंबे समय तक उसे होल्ड करके रखो और उसके शेयर प्राइस की वैल्यू को बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा था कि सौरभ मुखर्जी के अकॉर्डिंग कॉफी कैन पोर्टफोलियो भी हमें अच्छी कंपनीज को फिल्टर करने का ऑप्शन देता है, जिसमें सौरभ ने कुछ फिल्टर्स बनाए थे, जैसे कि उन कंपनी की मार्केट कैप 100 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए और पिछले 10 साल में लगातार सेल्स 10% से ग्रो होनी चाहिए और साथ में ROCE यानी रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 10 साल का हर साल कम से कम 15% होना चाहिए। ऑथर के अकॉर्डिंग अगर हम इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके 5 से 10 साल तक इस पोर्टफोलियो को छेड़ते नहीं हैं तो हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में बार बार हम इसे बेचते और खरीदते रहते हैं तो हमें ट्रांजैक्शन फीस, टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, जिससे कंपाउंडिंग की वजह से जो हमें फायदा होने वाला था वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसके बाद हमने बात करी थी स्मॉल केस की, जिसमें बहुत से पोर्टफोलियोज हैं, जिनमें से एक है AWI स्मॉल केस, जो कि लॉन्ग टर्म पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है, जिसमें टॉप 100 स्टॉक्स हैं। अगर आप और आइडिया बेस्ड पोर्टफोलियोज देखना चाहते हैं तो स्मॉल केस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप और बुक समरीज पढ़ना या सुनना चाहते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, या फिर पीटर लिंच की बुक लर्न टू, आप गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 140 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में और इंग्लिश में फ्री में अवेलेबल है, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगर आप मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लोगों के एक्सपीरियंसेस सीखना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।